अच्छा, अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा है हार्डवेयर के मतलब कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर को इटसेल्फ हमने कोई जज करने की कोशिश नहीं की कि रैम है तो रैम के अंदर फर्दर क्या कुछ होता है, उसके डिटेल्स को नहीं पढ़ा। हमने जानने की कोशिश की है कि जब हम मार्केट में किसी भी डेटा सेंटर में या किसी जगह पे जॉब करने जाएंगे तो हमें जो हार्डवेयर मिलेगा वो किस टाइप का हार्डवेयर होगा, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की है। यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, आज से आपका थोड़ा स्कोप ऑफ थिंकिंग अबाउट हार्डवेयर विल बी चेंज एज कम्पेयर टू बिफोर। सो जी, अब बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की। हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान में जिस बंदे ने BScs किया या MIT किया, MCS किया है या BBIT किया है, जितनी भी हमारे पास नॉर्मल डिग्रीज अवेलेबल हैं, वो एक बुक पढ़ते होते थे, दी कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग की। और इसी तरीके से हमने एक और बुक पढ़ी, जैसे मैंने भी पढ़ी अपने कोर्स के दौरान बल्कि, दी कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से या कंप्यूटर नेटवर्क्स के नाम से। जो प्रोग्रामिंग वाली बुक है उसको लिखा था डेनिस रिची ने, और जो नेटवर्क की बुक थी आज भी अवेलेबल है, आपको रेफरेंस बुक के तौर पर पढ़ाई जाती है, वो टेननबाउम नाम का एक बंदा है, उसने लिखी थी। ये मैंने आपको बताया इसलिए दिया कि जब आप उन बुक्स को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो बुक्स लिखी गई हैं, जिन लोगों ने लिखा है, उनकी उनकी हिस्ट्री क्या है। तो एक बंदे का नाम है डेनिस रिची और एक बंदे का नाम है किन थॉमसन। अभी मैं टेननबाउम की बात नहीं कर रहा। ये दो बहुत बड़े साइंसदान रहे हैं। आई थिंक जो डेनिस रिची अभी भी अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है मेरे ख्याल में, किसी की डेथ नहीं हुई, लेकिन मुझे अभी क्लियरिटी नहीं है। 1964 में इन दोनों बंदों को एक प्रोजेक्ट दिया गया कि आप एक हमारे लिए, अच्छा, अभी ये जो हम बात करते हैं ना कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम बने कैसे थे या इनकी नीड क्यों बनी थी, तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी बंदे ने शौक से नहीं था बनाया। ये बने ऐसे थे कि अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में जो उनकी मिलिट्री है या जो उनकी आर्मी है या उनके जो बड़े इदारे हैं, देखो ना पूरी दुनिया में उनका रोल कैसे है, ऐसे ही है ना। वो क्या करते हैं, अपने साइंसदानों से कहते हैं कि यार हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें ये बना के दो, या हम ये करना चाहते हैं, उसके लिए हमें इस सॉफ्टवेयर की जरूरत है, ये बना के दो। जस्ट होल्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा, 1964 की हम बात कर रहे थे, ये दो बंदे आपने याद रखने हैं हमेशा, आपको याद रहने चाहिए। तो अमेरिका में एक लैब है जिसका नाम है AT&T। ये बड़ा मशहूर इदारा है, आज भी अवेलेबल है। ये इसका नाम है। ये बेल लैब्स के नाम से भी जाना जाता है। आपने अक्सर मोबाइल देखे होंगे जो बाहर से इंपोर्ट होकर आते हैं, उसमें AT&T का लोगो भी लगा होता है, जिसे लोगो वाले मोबाइल पे कहते हैं। तो उनके किसी इदारे ने इन दोनों को, ये जो दो साइंसदान हैं और इनकी बहुत सारी बड़ी टीम थी, ये काम करते थे बेल लैब्स में, तो इनको कहा कि यार हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दो। उससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं। इसका मतलब जब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि था ही नहीं, तो अवेलेबल थे, लेकिन जो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं इस तरह का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था उस टाइम पे। तो इनसे किसी ने कहा कि आप हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दो, तो इन्होंने दुनिया का पहला, जो आज के दौर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, इन्होंने इस तरह के एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की शुरुआत की, और उसका नाम इन्होंने रखा मल्टिक्स। MULTICS, मल्टिक्स।
इसे कहते हैं मल्टीप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। ये पहला जो है ऑपरेटिंग सिस्टम था जो इन्होंने बनाया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ इश्यूज थे। इश्यूज ये थे कि ये जिस लैंग्वेज में बना था उस लैंग्वेज का नाम था मशीन लैंग्वेज। अभी जैसे जैसे आपने अपने कोर्स में पढ़ा होगा कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, तो ये लो लेवल लैंग्वेज में बना हुआ था। चूंकि लो लेवल लैंग्वेज में बना हुआ था तो हर बंदे को तो मशीन लैंग्वेज नहीं आती, तो इसलिए ये किम थॉमसन और डेनिस रिची ये और इनकी टीम, इनको तो इसकी समझ आती थी। बहरहाल इन्होंने ये सिस्टम बना लिया और इसके अंदर काफी सारी चीजें, काफी फीचर्स इन्होंने डाले। अच्छा, ये याद रखिएगा कि उस टाइम तक ये जो माउस का कॉन्सेप्ट ये नहीं था होता कि आपके सामने कोई जियो इंटरफेस नहीं था होता। जैसे ये स्क्रीन मेरे सामने चल रही है, ऐसे अगर मुझे कुछ चीज़ देखनी है तो मैं ये लिख दूंगा। मुझे कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो मैं ये लिख दूंगा। सारा काम इसी तरीके से होता था, तो इसमें भी ऐसे ही होता था। तो ये देखो, यहाँ पे कोई माउस नहीं काम कर रहा, माउस का कॉन्सेप्ट नहीं था। ब्लैक नंबर थे और ब्लैक नंबर्स के साथ ही आपने काम करना है, हर चीज़ की एक कमांड होती थी और आज भी है। अच्छा, यहाँ पे तो मैं एक अलग से ये सॉफ्टवेयर खोल रहा हूँ ना यूबंटू में, इसका एक इंटरफेस ऐसा भी होता है कि आपको सॉफ्टवेयर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके साथ सिर्फ ये स्क्रीन ही नजर आएगी। तो यूबंटू के दो किस्म के वर्जन आते हैं, एक हम वर्क स्टेशन कहते हैं और एक उनका सर्वर साइड का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे यहाँ पे मैं अभी साइट भी खोल के दिखा देता हूँ, यूबंटू। ये मैं यूबंटू की वेबसाइट पे गया और जब मैं इस साइट को खोलूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो कहता है कि जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे डाउनलोड करना है यूबंटू, तो यहाँ पे कहीं लिखा होगा जी, शायद में भी ये डाउनलोड्स में, और कह रहा है डाउनलोड यूबंटू डेस्कटॉप डाउनलोड करना है या यूबंटू सर्वर डाउनलोड करना है। तो सर्वर जब हम डाउनलोड करेंगे तो फिर इसमें ये जो हमें नज़र आ रही है इस तरह की एप्लीकेशंस और ये सारी चीज़ें, ये कुछ नज़र नहीं आएगा, सिर्फ CLI स्क्रीन होगी। जबकि अभी जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ जिसपे इंस्टॉल्ड है वो ये वाला है, डेस्कटॉप वर्जन है जो एंड यूज़र के लिए बनाया गया है। तो प्रॉब्लम ये थी कि इसके साथ एक तो ये मशीन लैंग्वेज में बना हुआ था, ये किसी को समझ नहीं आता था, तो उनको समझ आती थी। इस पे दो यूज़र लॉगिन कर लेते थे, यानी कि आपने सुना होगा कि मल्टीपल यूजर्स कैन लॉग इन। और इसके अंदर बहुत सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स यूज की गई थी, अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, सिर्फ बता ये रहा हूँ कि आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना जिसका नाम था मल्टिक्स। कहाँ पे बना? बेल लैब्स में, जिसको AT&T कहते हैं। किन्होंने बनाया? डेनिस रिची और किम थॉमसन ने। कब बनाया? 1964 में। इस पे ये काम करते रहे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कंपनी है, अगर आप अक्सर आपने नाम सुना हो, एक कंपनी का नाम है हनीवेल। हनीवेल के नाम से एक कंपनी, इनके स्कैनर्स और कैमरे बहुत अच्छे होते हैं हनीवेल के। तो इस कंपनी ने क्या किया, इस मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेज कर लिया, खरीद लिया, ऑक्युपाई कर लिया। जाहिर है उनका कोई मकसद होगा जो वो इसे फुलफिल करना चाहते थे। तो डेनिस रिची और किम थॉमसन ने फिर इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को रीबिल्ड करना शुरू किया, क्योंकि वो तो मल्टिक्स इन्होंने हनीवेल ने ले लिया, तो इनको जरूरत थी अब किसी नए ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इन्होंने फिर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम शुरू किया जिसका नाम था यूनिक्स, UNICS। ठीक है जी। इसे वो मल्टीप्लेक्स था या यूनिप्लेक्स था? अब इस दफा ये पहले मशीन लैंग्वेज में बनाया गया था, तो इस दफा ये बनाया गया असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज जब आप लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है। सिर्फ फर्क इतना है कि मशीन लैंग्वेज में सिर्फ 0 1 होते हैं और असेंबली लैंग्वेज में
सिंबल्स होते हैं। जैसे हम शॉर्ट हैंड सीख लेते हैं ना कि सिंबल का ये मतलब है, सिंबल का ये मतलब है, तो असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सा आसान है एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। अच्छा हुआ ये कि ये इस पे काम कर रहे थे, इसे बना रहे थे। मीनवाइल ये जो डेनिश रिची है, इसने पहली हाई लेवल लैंग्वेज लिखी उस टाइम, जो आज तक चलती आ रही है। हमारा विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी में बना हुआ है। ये यानी कि इस पे काम चल रहा था और आज तक भी वो चलता रहा बाद में, इस कंप्यूटर के ऊपर काम। और बहुत सारी चीजें उन्होंने इसमें ऐड की। तो असेंबली लैंग्वेज बना था, तो अभी भी इसकी अगेन प्रॉब्लम थी अंडरस्टैंडिंग की, कि इसकी समझ नहीं थी आती कि क्या करें क्या ना करें। तो डेनिस रिची साहब ने 1971 में एक लैंग्वेज बनाई जिसको हम कहते हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज डेवलप बाय डेनिस रिची। जब ये सी लैंग्वेज बनी, तो ये जो यूनिक्स वाला प्रोजेक्ट था, ये इन्होंने खत्म किया। और ये ऑलरेडी हनीवेल ने परचेज कर लिया था, तो इन्होंने इस यूनिक्स वाले प्रोजेक्ट को जो सी के साथ है, इसको रिनेम कर दिया और इसका नाम रख दिया यूनिक्स, एक्स वाला यूनिक्स। और सी लैंग्वेज में इसको रीराइट किया। ये दुनिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो हाई लेवल लैंग्वेज में बना। और आज के दौर में जो ये मैं उबंटू भी यूज कर रहा हूँ, ये बेसिकली वहीं से सिलसिला चलता आ रहा है। तो जब यूनिक्स को इन्होंने बनाना शुरू किया, तो इन्होंने क्या किया, पब्लिकली इसका कोड बाकी लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया, कि बाकी जो दुनिया में डेवलपर्स हैं, काम कर रहे हैं सिस्टम पे, या हार्डवेयर पे काम करना चाहते हैं, या हार्डवेयर यूटिलिटीज बनाना चाहते हैं, या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लिखना चाहते हैं, वो हमारा ये कोड ओपन है, आप भी काम करें इस पे। और इन्होंने उसका कोड पब्लिक को दे दिया। बट इट्स सेल्फ यूनिक्स को नहीं बेचा, यूनिक्स को नहीं दिया। तो लोगों ने क्या किया, इसका कोड उठाया और उन्होंने अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिए, अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना शुरू कर दिए। तो इसका एक कोड उठाया आईबीएम ने, आईबीएम कंपनी है, उसने, और उसने एक सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, आईबीएम AIX के नाम से। इसी तरीके से इसका कोड एचपी ने उठाया, और एचपी ने इसका नाम रख दिया यूएक्स, HP UX। फिर एक और कंपनी थी जिसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम्स। इन्होंने इसका कोड उठाया और इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम है सन सोलेरिस के नाम से जानते हैं हम इसे। फिर एक और कंपनी है जिसका नाम आजकल हम एप्पल के नाम से जानते हैं, उन्होंने मैक ओएस बना दिया। ठीक है जी। ये सिर्फ सी लैंग्वेज में डेवलप करने का फायदा हुआ। इसी तरीके से एक और कंपनी थी, बेशुमार कंपनियां हैं। जैसे एक कंपनी थी BSD के नाम से, बार्कले सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, उन्होंने BSD के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। फिर एक और बहुत सारे बने, IRIX के नाम से बना। और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इसकी, बट जो मशहूर हुए, जो आज तक चल रहे हैं, वो ये वाले हैं, AIX, UX, सन सोलेरिस, मैक ओएस, BSD। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम सारे के सारे मुख्तलिफ कंपनियों ने बनाए, इनको कोई बंदा, इनका एक प्रॉब्लम क्या था। अभी मैं इसको प्रॉब्लम कह रहा हूँ, असल में ये प्रॉब्लम नहीं है।
एक तो इनका प्रॉब्लम ये था कि हार्डवेयर डिपेंडेंट थे। हार्डवेयर डिपेंडेंसी का क्या मतलब है कि ये जो AIX का ऑपरेटिंग सिस्टम है सिर्फ IBM के ही सिस्टम पे इंस्टॉल होगा, बाकी किसी पे इंस्टॉल नहीं होगा। सन सोलेरस सन माइक्रो सिस्टम्स के हार्डवेयर पे इंस्टॉल होगा, बाकी किसी पे नहीं होगा। HP का UX HP के ही सर्वर पे इंस्टॉल होगा, बाकी किसी पे नहीं होगा। और किस पे होगा? जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, इस मशीन पे होगा, इन वाली पे नहीं। शायद अब इंस्टॉल होता भी हो। तो हार्डवेयर डिपेंडेंसी इसकी बढ़ गई। और दूसरा प्रॉब्लम क्या था? हाई कॉस्ट थी इनकी। फिर इसकी सपोर्ट महंगी थी। सपोर्ट लाइसेंस था इसका बहुत महंगा, कि अगर आपको इशू आ गया तो फिक्स करके देंगे। और फिर इन्होंने क्या किया, इसके कोड को ओपन नहीं किया। इसका कोड पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनाया है, उसमें क्या कुछ लिखा है। कोड ये नहीं थे देते किसी को। ये प्रॉब्लम्स थे इसके साथ। तो मीनवाइल एक बंदा, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि आपने दी कंप्यूटर नेटवर्क्स के नाम से उसकी बुक पढ़ी हो मे बी, जिसका नाम है टेनन। इसके स्पेल हमेशा मुझे भूल जाते हैं, लेकिन आपने सही याद कर लेने क्या होंगे इसके। टेनन बॉम्ब के नाम से ये टी में स्पेल में मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन आपने इसको कर लेना है। या शायद BAUM था। टेनन बॉम्ब के नाम से खैर ये बंदा, इसका नाम है बाबा जी। इसको हम यहाँ से कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट करके चेक कर लेते हैं। ये बाबा जी हैं जी। ये कंप्यूटर के ऊपर भी इसकी शायद मेरे ख्याल में तस्वीर लगी हुई है। ये एंड्रयू टेननबॉम। इस बंदे ने कहा कि जो स्कूल के, ये बेसिकली एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, और इसने कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें भाई, वो अपने प्रोजेक्ट्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे करें, वो कौन से सॉफ्टवेयर यूज करें। तो मैं ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहता हूँ जो सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगा। तो इसने कहा कि मैं एक मिनी माइनिक्स बनाऊंगा, यानी कि मिनी यूनिक्स। NUX कहेंगे हम इसे। मिनिक्स का मतलब क्या हुआ? मिनी यूनिक्स, यानी कि यूनिक्स का ही दूसरा वर्जन। अब जो कुछ यूनिक्स के लिए बना हुआ था, इसने सब कुछ खुद से बनाना शुरू किया, उसको सॉफ्टवेयर लिखने शुरू किए, जो इसने स्टूडेंट्स को दे दिया। स्टूडेंट्स पे काम भी करना शुरू हो गए। जैसे मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है, तो अगर कोई बंदा मेरे ही सॉफ्टवेयर को उठा के अपने पास कॉपी कर लेगा, तो मैं तो उस पर केस कर दूंगा, भाई इसने मेरा ही सॉफ्टवेयर कॉपी कर लिया है। तो उसने कहा ठीक है यार, आप अपना सॉफ्टवेयर अपने पास रखो। इसे आइडिया हो गया था कि वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। इसने अपने पास से खुद से अपनी जो है जहनियत लड़ा के सॉफ्टवेयर लिखना शुरू कर दी उस जैसे। अभी सारा ये काम कर रहा था, चल रहा था। तो एक बंदा है, ये भी अभी अवेलेबल है। इसके जहन में एक आइडिया आया कि यार हम क्यों ऐसा करते हैं। हम यूनिक्स के चक्कर में पड़े हुए हैं, इतने पैसे पे कर रहे हैं, फिर मिनिक्स के चक्कर में पड़े हुए हैं कितने। हम ये सॉफ्टवेयर राइट करें, ये स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगा, तो जो नॉर्मल कमर्शियल लोग हैं वो क्या करें, जो कंपनीज हैं उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाए। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं यूनिक्स की, और पहुंचना चाह रहे हैं कि रेड हैट बेसिकली कैसे हमारे पास पहुंचा। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट भी काम कर रहा था। वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा था। माइक्रोसॉफ्ट 3.0, 3.4, 5, 6 इस तरह चल रहा था। 4.0 फिर आहिस्ता आहिस्ता वो विंडोज 95 पे पहुंचा। यानी कि पहला उनका जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था वो 95 में आया सही, जिसको एंड यूजर ने बहुत एक्सेप्ट किया। उससे पहले तो उनका भी कमांड लाइन ही सारा सिस्टम था। तो पैरेलल ये चीज भी चल रही थी। और इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि यार लोगों को पैसों से जान छुड़ाई जाए किसी तरीके से। तो फिर एक और साहब आए, और इस साहब ने आके सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया। इसका नाम है रिचर्ड स्टेलमन।
और ये भी कहाँ पे पढ़ाता था? MIT में। MIT बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है, उनका एक इदारा है बहुत बड़ा। ये टेन बॉम्ब साहब भी वहीं पे होते थे। तो अमेरिका में जितनी भी टेक रिलेटेड रिसर्च होती है मोस्टली इसी इदारे में होती है। इसने कहा यार हम एक काम करते हैं, हम पैसे से ऐसे जान छुड़ाते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर बंदे की एक्सेस में भी हो और फ्री भी हो, किसी बंदे को उसके पैसे ना देने पड़े यूज करने के लिए। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी पैसे चार्ज करता था और बाकी ये सारे एप्पल वाले भी पैसे चार्ज करते थे, IBM वाले भी, ये सर क्यों अपना ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में देंगे। तो ये हार्डवेयर भी देते थे साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम भी देते थे, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी हार्डवेयर डिपेंडेंट था कि उन्हीं के ऑपरेटिंग हार्डवेयर पे इंस्टॉल होगा, बाकी किसी पे नहीं होगा। अभी देखो ना, विंडोज लेते हैं, कभी हमने चाहे हमारे पास HP का पीसी हो, डेल का पीसी हो, सब पे इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन इस केस में ये नहीं था। तो इसने कहा कि यार एक एक इदारा बनाते हैं और उस इदारे को हम कह देते हैं कि ये इदारा जो है फ्री सॉफ्टवेयर बनाया करेगा। तो इसने फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के नाम से एक इदारा बना लिया, एफ एस एफ के नाम से एक इदारा बनाया। और इसने कहा कि यार जो हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसकी हम एक लाइसेंस टाइप इजाद कर रहे हैं दुनिया में, नई एक लाइसेंसिंग की टाइप बता रहे हैं जो होगी GNU। GNU का मतलब ये होता है कि ये यूनिक्स नहीं है, और आगे लिख दिया GPL, जिसका मतलब होता है दिस इज नॉट यूनिक्स, और आगे जर्नल पब्लिक लाइसेंस। तो अभी इस सॉफ्टवेयर की भी हेल्प में क्लिक करूँ अबाउट के ऊपर, तो यहाँ पे कहीं क्रेडिट्स में जब मैं जाऊँ ना, तो इन लोगों के नाम लिखे हुए हैं। अभी इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं आ रही, लेट से मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे कहीं इसकी जाके अबाउट में जाके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखें, इसमें आ नहीं रहा। ये देखें, इसके लाइसेंस में लिखा हुआ है मॉडिफाई अंडर द टर्म्स ऑफ GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस एज पब्लिश्ड बाय फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि यार हम एक नई लाइसेंस की टाइप हमने इजाद कर दी, जो मर्जी बंदा इसलिए किसी से कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस वो ये बता दे कि ये जो सॉफ्टवेयर बना रहा है वो GNU GPL के थ्रू, लाइसेंस के थ्रू बना रहा है। ये फ्री होगा, इसका कोड भी फ्री होगा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ सब कुछ फ्री होगा। और ये कब बनाई है इसने? 1983 में। तो टेन बॉम्ब साहब जो मिनी यूनिक्स बना रहे थे वो कहीं रास्ते में रुरल गई, खत्म हो गई, और ये GNU GPL के थ्रू इन्होंने सारे वो सॉफ्टवेयर जो यूनिक्स के लिए बनाए थे, जो मिनी यूनिक्स के लिए बनाए थे, रीराइट करना शुरू कर दिया अंडर GNU GPL लाइसेंस। और मकसद क्या था कि लोगों को फ्री सारी चीजें मिले। अब हुआ ये कि 1991 में इसी यूनिवर्सिटी में जो MIT है, यहाँ पे और कुछ और यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ स्टूडेंट काम करते थे। एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या था, बहरहाल एक स्टूडेंट था जिसका नाम है लाइनस, LINUS, लाइनस टॉरवर्ड्स। अब इसे लाइनस कहते हैं, कोई लाइनस कहते हैं, समटाइम मुख्तलिफ लोगों ने इसके मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं, डिपेंड ऑन प्रोनाउंसिएशन। लाइनस टॉरवर्ड इसका एक्चुअल सही नाम है। इस बंदे ने क्या किया, इसने एक सॉफ्टवेयर बनाया, और सॉफ्टवेयर बनाया इसने, उस सॉफ्टवेयर का नाम रखा कर्नल। एक कर्नल नाम से एक सॉफ्टवेयर बना दिया इसने। तो जब इसने कर्नल के नाम से सॉफ्टवेयर बनाया, तो अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा आर्किटेक्चर देखेंगे अगले जाके नेक्स्ट सेशन में। तो ये जितने भी ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम बने थे, सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का स्ट्रक्चर चेंज करके रख दिया इसने।
जैसे हम कहते हैं कि इंसानी जिस्म में, पूरी फिजिकल बॉडी में ब्रेन एक ऐसी चीज होती है जो हर चीज को कंट्रोल कर रहा होता है। पाँव कैसे हिलाना है, आँख को कब झपकना है, आपने क्या बोलना है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हमें कहाँ से मिल रही होती हैं? ये हमें ब्रेन से मिल रही होती हैं। तो इसने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही बंदे को हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कह दिया जाए और वो बंदा होगा कर्नल। इसने कर्नल बनाया और ये उस टाइम की, उस डिकेड की सबसे बड़ी इजाद थी। और इस इजाद ने क्या किया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया थी उसको टोटल चेंज करके रख दिया। और इसने इसका कोड भी ओपन कर दिया क्योंकि ये GNU GPL के थ्रू बना हुआ था। तो लोगों ने क्या किया, जितनी भी यूटिलिटीज इन्होंने बनाई थी GNU GPL के थ्रू, उनको लिया और इस कर्नल को लिया चूंकि ये भी ओपन था, और अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने शुरू कर दिए। तो वहां से एक कंपनी आई जिसका नाम है रेड हैट। इन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया रेड हैट के नाम से ही। फिर एक कंपनी और आई जिसका नाम है डेबियन। इन्होंने एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया डेबियन के नाम से। और इसी तरीके से सूजी एक का नाम सुनते हैं हम, सूजी लिनक्स का, ये कंपनी आई। और बेशुमार कंपनी आई, ETC लिख देता हूँ, बहुत सारी। तो इसने कहा कि यार चूंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स नहीं है तो हम क्या नाम रखें। तो चूंकि नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में सबसे ज्यादा जो क्रेडिट जाता था वो जाता था लाइनस टोरवर्ड को, तो इसने यूनिक्स की बजाय उसका नाम लिनक्स रख दिया, यानी कि एल अपने नाम से इसने ले लिया। UN को खत्म करके इसने LI ऐड कर दिया। इसलिए हम कहते हैं रेड हैट लिनक्स, डेबियन लिनक्स, सूजे लिनक्स। ठीक है जी। और आपका जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो iOS है, ये भी बेसिकली लिनक्स ही है, बस इसका इंटरफेस चेंज है। इसका इंटरफेस मोबाइल के मुताबिक बनाया गया है। आपका जो मैक ओएस है वो भी लिनक्स ही है। यानी कि अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम सीखते हैं तो आप मोबाइल के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे वीवो का मोबाइल है तो वीवो में जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी लिनक्स बेस्ड है। बस उन्होंने अपना उसमें लोगो लगा दिया, थोड़ी बहुत चेंजेस कर दी हैं। क्यों कर दिए? क्योंकि बस कोड अवेलेबल है GNU GPL के थ्रू। तो इस तरह हमारे पास रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम पहुंचा जिस पे आजकल हम काम करते हैं। और पैरेलल मैंने आपसे कहा था कि विंडोज की कहानी भी चल रही थी। 1993 में 4 में रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम आया, 95 में विंडोज 95 का ऑपरेटिंग सिस्टम आया। अब जो फर्क है कि हम क्यों ज्यादा विंडोज यूज करते हैं और रेड हैट क्यों कम यूज करते हैं, उसकी रीजन ये है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बता दूं मैं आपको कि जितने भी बड़े जो टेक जायंट्स हैं, वहां पे एक तो इस तरह की मशीनें चल रही हैं, उन पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं वो उन्हीं में से, इन्हीं में से कोई एक होगा। AIX हो सकता है, HP का UX हो सकता है, सन सोलेरिस हो सकता है, BSD हो सकता है, या कोई और यूनिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा जो चल रहा होगा। तो बेसिकली जब आप रेड हैट लिनक्स को सीखेंगे तो असल में आप ये समझ लें कि वो एक सीढ़ी है यूनिक्स तक पहुंचने की। अब रेड हैट ने भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को उस लेवल पे ले गया है कि ये कहते हैं कि हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इंटरप्राइज लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज कभी भी ये नहीं कहता कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्राइज लेवल का है, लेकिन रेड हैट ये क्लेम करता है कि हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, इंटरप्राइज लेवल का, यानी कि जो बड़े टेक जायंट्स है वहां पे चलेगा, यूनिक्स लेवल की आपको परफॉर्मेंस देगा। अच्छा, क्यों देगा? क्योंकि ये यूनिक्स की ही कॉपी है। सिर्फ फर्क ये है कि यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सारे पेड हैं और ये फ्री हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रेड हैट भी पेड है भाई। तो उसमें क्या है कि भाई आप ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री डाउनलोड करते हैं, उसे इंस्टॉल करें, चलाएं, वो कभी आपसे पैसा नहीं लेंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई
और आप उसे ठीक करने की कोशिश की और आपसे ठीक ना हुआ और आप चाहते हैं कि वो रेड हैट वाले करके दें, तो फिर आपको उसकी सपोर्ट का लाइसेंस लेना पड़ता है। तो यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी अगेन। आपने एक बात की है कंपैरिजन की विद विंडोज़ के, विंडोज़ एंटरप्राइज पे नहीं है। विंडोज़ की जो सर्वर वेरिएंट है, जो उसमें एडिशनल्स आते हैं एंटरप्राइज के इस तरह के, वो उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने कोशिश ओके। की है। देखो कि मैंने अभी आपको बताया कि हम ये बात करते हैं कि हमें क्यों नहीं एंड यूजर के सिस्टम पे रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम मिला कभी भी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जितनी भी लिनक्स बेस्ड और यूनिक्स बेस्ड ओएस हैं जी, बिजी हूँ अभी थोड़ा। अच्छा, ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है इनका फोकस कभी भी एंड यूजर नहीं रहा कि ये एंड यूजर को फैसिलिटेट करें, यानी कि हम जैसे यूजर जो कंप्यूटर को यूज करते हैं, जिन्होंने इंटरनेट यूज करना है, जिसने स्काइप यूज करना है, व्हाट्सएप यूज करना है, इनका फोकस कभी भी ये नहीं रहा। इनका फोकस क्या रहा है? डेटा सेंटर। वो ये कहते हैं कि भाई हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मल यूजर के लिए बना ही नहीं है और हमने नॉर्मल यूजर से कुछ लेना देना भी नहीं है, हमने तो बड़े डेटा सेंटर्स को मैनेज करना है जो यूजर को फैसिलिटेट करेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट रहा है? माइक्रोसॉफ्ट का कॉन्सेप्ट रहा है एंड यूजर को फैसिलिटेट करना, यानी कि वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, देखें जितने सच के माइक्रोसॉफ्ट में मिलेंगे आपको कहीं लिनक्स में मिलेंगे? अभी भी CLI चल रहा है। तो लोग क्यों कहते हैं कि यार हम विंडोज पे ठीक है, हमारे लिए सही चल रहा है, हमें कोई जरूरत नहीं है लिनक्स पे शिफ्ट होने की? क्या रीजन है? अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक वर्जन निकाला है ओएस का, सर्वर कोर के नाम से। उसमें भी आप देखेंगे तो CLI बेस्ड इन्वायरमेंट आ गया। क्यों उन्हें ऐसा करना पड़ा कि उन्हें CLI निकालना पड़ा? रीजन इज दैट कि वो रेड हैट ये बहुत आगे निकल गए थे। वो रेड हैट को या लिनक्स बेस्ड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम इनको कम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट के लिए जगह ही नहीं बन रही थी और फिर सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। लिनक्स को ये समझा जाता है कि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें सिक्योरिटी थ्रेट कम होते हैं। ये नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं होते, लेकिन एज कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट बहुत कम होते हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट में 100 अटैक होंगे तो लिनक्स में हो सकता है 10 अटैक हों। तो लोग क्या कहते हैं कि जब हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमने अपने सिस्टम को एक्सपोज नहीं करना, तो वो कोशिश ये करते हैं कि वो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे मूव हो जाए जहाँ पे सिक्योरिटी की लेयर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट। अब मैं ये नहीं कहता कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं करते, वो काम करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँ कि वो मिलियंस ऑफ यूजर को, जो बहुत ह्यूज रिक्वेस्ट होती हैं, उनको मैनेज कर लेते हैं, तो मैं इस पे एग्री नहीं करता क्योंकि उनका यूज कुछ और है। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत काम किया है एंटरप्राइज के लिए, किया भी है उन्होंने, लेकिन एक यूजर की सेटिस्फेक्शन होती है ना। जैसे एप्पल फोन लेके आप ये भूल जाते हो कि भाई मुझे ये जरूरत नहीं है कि कभी मुझे इस फोन को बेचने से पहले कभी रीसेट करना पड़ेगा कि इसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है, कभी नहीं होती। लेकिन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हुए आपको जब 2 साल या 2.5 साल गुजरते हैं तो आप फील करते हो कि यार मुझे एक दफा रीसेट कर ही लेना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत स्लो कर गया है मोबाइल। क्यों? तो वो दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो एक ये एक रीजन है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो उनकी थ्योरी है, जो उनकी लॉजिक है, वो एंड यूजर को फैसिलिटेट करना है। उन्होंने इस तरह के एप्लीकेशन बहुत अच्छा MS ऑफिस बनाया, आउटलुक एक्सप्रेस बनाया जो ईमेल के लिए। लिनक्स बेस ऐसा कोई आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो इतना रिच नहीं है जितना माइक्रोसॉफ्ट ने बना दिया है। तो इसलिए ना चाहते हुए भी आप माइक्रोसॉफ्ट की जान नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि आपकी जॉब माइक्रोसॉफ्ट को सीखने से सिक्योर होगी। तो यहाँ तक कोई और क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज। नहीं, मेरा नहीं है। ओके, तो कंक्लूजन ये है बेसिकली कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और लिनक्स या यूनिक्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अभी अगर मार्केट में आप देखें, अगर पाकिस्तान की बात करें ना, तो पाकिस्तान में अगर 10,000 बंदा माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर है ना, तो लिनक्स का आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 500 बंदा मिलेगा। तो आप सोचो कि डिमांड किसकी ज्यादा होगी? लिनक्स वाले बंदे की होगी ना फिर, माइक्रोसॉफ्ट वाले बंदे की तो नहीं होगी।
क्योंकि तो हर तीसरा बंदा सीख के बैठा है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी, और अब जो कॉन्सेप्ट आ गया क्लाउड का, क्लाउड के जो बेस स्ट्रक्चर्स हैं वो मोस्टली लिनक्स बेस्ड हैं या यूनिक्स बेस्ड हैं। तो वहां पे आपको फिर मजबूरी हो जाती है कि आपको ये काम करना पड़ता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो अगेन पूछ सकते हैं। नहीं।